अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। IS 12 income taxes. ये एक दो टर्म्स देख लें बस। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं और ये निकला हुआ होता है एज पर IS। एक होता है टैक्स प्रॉफिट। ये क्या होता है? फॉर द ईयर प्रॉफिट निकाला जाए और टैक्स पर्पसेस के लिए। अच्छा, FBR को या जो भी रेलिवेंट टैक्स डिपार्टमेंट है उसको बिजनेस के प्रॉफिट से क्या कंसर्न है, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे। कितना % टैक्स, ये टाइम टू टाइम वो लोग डिफाइन करेंगे। अब प्रॉफिट निकालने में अगर कंपनी कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज बना के कि जिसमें प्रॉफिट कम आए तो टैक्स वाले तो फिर मोहताज हो गए हमारे प्रॉफिट निकालने के, तो इसलिए टैक्स वालों ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी सेपरेट अकाउंटिंग चलाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिनके तहत कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीटमेंट बनती थी, टैक्स पर्पसेस के लिए उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक एसेट की डेप्रिसिएशन, एक इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन कह रहा हूं,
इमोर्टाइजेशन नहीं होनी बनती थी एज पर IS 38 क्योंकि उसकी लाइफ इंडेफिनिट थी। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे ऐसे तो कभी इमोर्टाइज ही नहीं करेगा, तो उसको फिर वो कोई रूल बना लेंगे। मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो रूल बना ले कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे वो 10 साल पे बांटने ही बांटने। तो अब टैक्स पर्पजेस के लिए इमोर्टाइजेशन और अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए इमोर्टाइजेशन फर्क हो गई। इसी तरह से हो सकता है टैक्स वाले कहें कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट है ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में लगता हो कि नहीं स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अकाउंटिंग और टैक्स के रूल्स फर्क होंगे, इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेटेड हुए उस पर भी रूल्स फर्क होंगे। तो टैक्स प्रॉफिट वो प्रॉफिट या लॉस है एज पर टैक्स रूल्स। अगर टैक्स रेट 35% है तो वो 35% टैक्स वालों ने डिफाइन कर दिया और कहा कि कंपनी के प्रॉफिट पे जो रेट लगेगा वो 35% है। तो कंपनी का कौन सा प्रॉफिट जिसपे 35% लगेगा? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला हुआ कि टैक्स प्रॉफिट टैक्स रूल्स के मुताबिक वो टैक्स वो टैक्स जो टैक्स वालों ने हमसे कलेक्ट करना है टैक्स प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगा के, उसको करंट टैक्स कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, सारा पढ़ाता हूं वहां से, तो मैं समझा रहा हूं तो इसलिए दो दो वर्ड लिख रहा हूं। ये वो टैक्स है जो इस टैक्स प्रॉफिट के ऊपर पे करना है। ये कौन सा टैक्स है ये समझाऊंगा तो बताऊंगा, अभी मैं इसकी शान में भी कुछ नहीं कह सकता, ये समझाता हूं तो बताता हूं। तो फॉर द ईयर अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक जो प्रॉफिट निकला हुआ है, ये सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, आप इस चैप्टर के पहले पेज पे आइए, चैप्टर बनाया हुआ मैंने 11, चैप्टर 11 पहले पेज पे। चैप्टर 11 पहला पेज, टॉप पे अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट, करंट टैक्स, ये तीन चीजें बताई मैंने आपको भी। अकाउंटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है। टैक्स प्रॉफिट वो है जो टैक्स रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है, और उस टैक्स प्रॉफिट पे जो रेट लग के आंसर आएगा, नहीं बल्कि ये मुनासिब नहीं कहना, उस टैक्स प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स देना बनता है वो करंट टैक्स है। रेट लगने वाली बात वापस, टैक्स प्रॉफिट के लिहाज से जो टैक्स फॉर द ईयर बनता है पे करना वो करंट टैक्स है। डेफर्ड टैक्स समझाता हूं तो बताता हूं क्या है। अच्छा, आपने चूंकि बचपन में पढ़ा हुआ है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। बिजनेस ने जो फॉर द ईयर प्रॉफिट कमाना है वो निकला होगा IS के मुताबिक, जबकि टैक्स वालों को कंसर्न है वो प्रॉफिट जो टैक्स रूल्स के मुताबिक है। तो इससे करंट टैक्स की कैलकुलेशन शुरू होगी और उसमें एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। क्या मकसद होगा उन एडजस्टमेंट्स का? ताकि टैक्स प्रॉफिट तक पहुंच सकें। और अगर टैक्स रेट एक परसेंटेज की शक्ल में है तो उस टैक्स प्रॉफिट के ऊपर रेट लगाया जा सके। ये बात ऐसी बस जीरो से बढ़ाने के लिए आगे एक आसान सी बात बता रहा हूं। एक बिजनेस की सेल्स है फॉर द ईयर 2022 का डाटा है, सेल्स हैं 800 और कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं 540, फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन है 70, फिर रेंट इनकम है। ये सारी जो है ना ये फिगर्स में अकाउंटिंग रूल्स वाली लिख रहा हूं, ये सारी अकाउंटिंग रूल्स वाली फिगर है। रेंट इनकम फॉर द ईयर था 45 और सैलरीज थी 50, एक डोनेशन दी थी किसी को 20 की, फिर इसके अलावा एक कैपिटल गेन आया था 30, फिर इसके अलावा बैड डेट थे 16 के। चले काफी है। प्रॉफिट कितना? माइनस टीक 179। ये प्रॉफिट है, चूंकि ये अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक है तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इन्हीं आइटम्स के अगर टैक्स रूल्स की ट्रीटमेंट देखें तो सेल्स 800, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से
530 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्क की वजह से, डेप्रिसिएशन 84, रेंट इनकम 51, सैलरीज 50, डोनेशन टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं ये आपने अपनी जेब में डाला पैसा, ये कोई नहीं अलाउ होगा, कोई नहीं। कैपिटल गेन उन्होंने इसको कर दिया एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और बैड डेट के बारे में उन्होंने कहा कि आप जो सिर्फ राइट ऑफ है ना वो आपको अलाउ करेंगे बस है। अरे इतना कुछ तो बदला मैंने। अच्छा बस दो रुपए का फर्क पड़ा फिर। अब 157 टैक्स पर्पसेस के लिए। अच्छा मैं ना कुछ वो बेसिक सी बात बता रहा हूं जो हो सकता है कि ना पता हो आप सबको या कुछ को चले, बस वैसी स्टार्ट करने के लिए। जितने भी बिजनेस के फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई आईएएस बना हुआ है। जो नहीं भी आईएएस बना होगा तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अकाउंटिंग हो रही होगी। तो फॉर द ईयर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक प्रॉफिट है इतना, जबकि टैक्स वालों ने अगर टैक्स 35% रेट लगाना है तो वो इससे मुतमईन नहीं है। उनकी नजर में कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे डोनेशन, बिजनेस ने तो एक्सपेंस बना लिया लेकिन टैक्स वाले हो सकता है इससे मुतमईन ना हो। इसी तरह से कोई चीज बेची, कुछ शेयर्स बेचे और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, हो सकता है टैक्स वालों ने उसको एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स रखा उसको प्रमोट करने के लिए ताकि लोग इस तरफ बढ़ें। इसी तरह से हो सकता है कि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जिन एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, ये किसी ऐसे इलाके में है जहां गवर्नमेंट चाहती है कि फैक्ट्री बने, तो हो सकता है गवर्नमेंट उनको ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर रही हो। तो फॉर मेनी अदर रीजंस गवर्नमेंट ने इन इनकम्स और एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट डिफरेंट रखी हो सकती है। ये जो काली काली फिगर्स हैं इनके मुताबिक जो प्रॉफिट निकला, ये क्या प्रॉफिट है? टैक्स प्रॉफिट। क्यों निकाला गया है? क्योंकि एक इनकम स्टेटमेंट अलग से बना के अलग से दुनिया को देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि अगर टैक्स रेट 35% है तो इस पे 35% लगे और गवर्नमेंट को वो पैसे दे दिए जाए बस। जबकि ये नीली वाली फिगर्स क्यों निकाली गई हैं? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी है, दुनिया वालों को बतानी है। एसओएससीआई बननी है, एसओएफपी बननी है, फिर सारा साल उनके एक बीडी सीडी चलते रहेंगे। तो ये जो काली कैलकुलेशन है इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट हो सके। अब इसकी कैलकुलेशन का ये जो फिगर निकाली गई है, एक तरीका तो यह है जो मैंने सामने किया हुआ। क्या किया जी? सारी इनकम एक्सपेंसेस नहीं, लेकिन उनकी वो फिगर्स जो फॉर टैक्स पर्पसेस हैं, टैक्स रूल्स के मुताबिक जो बनती हैं। जबकि एक और तरीका यह है और वही ज्यादा यूज होने वाला तरीका है कि एक रिकंसिलिएशन टाइप वर्किंग होगी। अच्छा, करंट टैक्स वो है जो जिन लोगों ने टैक्स में काम किया है या टैक्स में नहीं भी काम किया वैसे आइडिया है। तो जो टैक्स रिटर्न भरी जा रही होती है और जो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है वो करंट टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स नहीं होता। वो डेफर्ड टैक्स सिर्फ अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है। करंट टैक्स वो है जो गवर्नमेंट को एफडीआर को जो टैक्स देना होता है वो करंट टैक्स है। तो करंट टैक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है, जबकि जो ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, बल्कि यही तरीका यूज होता है, वो ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करें 179 और जो एक्सपेंसेस और इनकम्स की फॉर द ईयर ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स का फर्क है वो फर्क इसमें एडजस्ट कर दें। जैसे एक एनआरबी राइट डाउन का फर्क था 10, फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन का फर्क था। डेप्रिसिएशन का फर्क ये था कि अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई डेप्रिसिएशन थी 70, ये एड बैक कर देते हैं, और टैक्स पर्पसेस के निकली हुई डेप्रिसिएशन 104 ये लेस कर देते हैं। 34 भी लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अकाउंटिंग की फिगर रिवर्स और टैक्स वाली फिगर चार्ज, इससे प्लस माइनस की गलती कर एरर जो है ना वो चांस कम हो जाता है। रेंट इनकम, टैक्स वाले कहते हैं कि आपने इस साल इतनी इनकम कमाई है, हमारे मुताबिक इतनी बनती थी। अच्छा, ये हमें का पता नहीं हमने कितनी इनकम कमाई है? हम जिसको इनकम मान रहे हैं हम तो आईएफआरएस 16 लगा रहे हैं। टैक्स वाले हो सकता है कहते हैं नहीं जितना कैश मिला है वो इनकम है, तो इसलिए रूल्स का फर्क है। तो जो अकाउंटिंग के मुताबिक रेंट इनकम है वो रिवर्स कर देंगे और जो टैक्स के मुताबिक रेंट इनकम है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, बुक्स में जाके इसको रिवर्स कर देंगे, वो डेबिट क्रेडिट हो गए, फिर ये वाले डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है एक्सेल की शीट के ऊपर। मकसद ये है कि वो टैक्स निकल सके जो गवर्नमेंट को पे करना। फिर इसके अलावा सैलरीज में कोई इख्तलाफ नहीं। डोनेशन में क्या इख्तलाफ है? टैक्स वाले इसको नहीं मान रहे एक्सपेंस, क्या करें? ऐड बैक कर दें। फिर हमने जो एक शेयर्स बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, गवर्नमेंट वाले कहते नहीं इस पे आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे।
तो ये जो एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन था 30, ये ऐड लेस। क्यों लेस? क्योंकि हमने ये सारी कैलकुलेशन जिससे शुरू किया ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसमें ये अदर इनकम एडेड है, तो वहां से हम निकाल रहे हैं। बैड डेट, जो अकाउंटिंग में बैड डेट माना जा रहा होता है, वो है बैड डेट एक्सपेंस, यानी डाउट भी है अगर तो वो हमने उसको एक्सपेंस मान लिया होता है, जबकि टैक्स वाले सिर्फ उसको अलाउ करते हैं जो बैड डेट राइट ऑफ हुआ होता है। इसका आंसर अगर वो सही कैलकुलेट किया है तो 157 ही आएगा। ये है टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सही तरीका कि अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करें, जो फॉर द ईयर एक्सपेंसेस इनकम्स में अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करें। अब जो आंसर एंड पे निकलेगा ये है टैक्स प्रॉफिट, और इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो करंट टैक्स होगा। इस पे टैक्स लगाने से पहले, ये जो आंसर आया इस पे टैक्स लगाने से पहले एक चीज होती है कि अगर 2021 में टैक्स लॉस आ गया था, या चले अगर मैं 2022 की बात कर लूं, ये कैलकुलेशन की और ये नेगेटिव आ गया, तो ये टैक्स लॉस है। तो प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट वाले टैक्स लगाएंगे, और अगर लॉस है तो तरस खा के पैसे दे देंगे, है? वो उस लॉस को अगले ईयर में कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर देंगे, और जब 2023 बनेगा तो अगर 2022 का लॉस है वो वहां जाकर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हो जाएगा, और वो 2023 की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। पेज नंबर 2 पे आए, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के दरमियान में देखें मैंने एक टेबल, वैसे तो 3 टेबल बनाए हुए लेकिन दूसरा वाला देखें, चैप्टर में पेज 2, ये मैंने यही बात एक फॉर्मेट की शक्ल में लिख दी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी पीबीटी, उससे स्टार्ट किया, वो एक्सपेंसेस जो टैक्स वालों ने अलाउ नहीं करने उनको एड बैक कर दिया यानी रिवर्स कर दिया। फिर वो इनकम्स जो टैक्स वाले टैक्स नहीं किया करते यानी एग्जेम्प्ट हैं वो लेस कर दी, और ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस जो टैक्स वाले भी टैक्स लगाएंगे लेकिन अकाउंटिंग और टैक्स वालों की ट्रीटमेंट में फर्क है, जैसे अकाउंटिंग के मुताबिक डेप्रिसिएशन और तरह से कैलकुलेट हो रही है, टैक्स के मुताबिक और तरह से कैलकुलेट हो रही है, अकाउंटिंग के मुताबिक बैड डेट और तरह से आ रहे हैं, टैक्स के मुताबिक और तरह से आ रहे हैं, तो वो जो उन आइटम्स का डिफरेंस है वो भी एड लेस होकर एडजस्ट होगा। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, ये जो पिछले साल के एंड पे लॉसेस थे वो इस साल पे अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बन जाएगा। अब जो आंसर बनेगा इसके ऊपर लगेगा रेट, एप्लीकेबल जो भी उसका एप्लीकेबल रेट है, हो सकता है 2-3 आइटम्स के डिफरेंट डिफरेंट रेट हो, मैंने यहां पे लिख तो दिया एप्लीकेबल टैक्स रेट, लेकिन हो सकता है कि इस 157 के अंदर एक डिविडेंड इनकम आ रही हो उस पर टैक्स रेट और हो सकता है कोई किसी खास स्पेशल सेक्टर से कमाई गई इनकम आ रही हो उस पर टैक्स रेट और बाकी बिजनेस की इनकम पे टैक्स रेट हो, तो फिर इसके टुकड़े करके अलग अलग टैक्स रेट लगाएंगे। ये मेरा मतलब था कहने का कि टैक्स प्रॉफिट इनटू एप्लीकेबल टैक्स रेट। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल तरह के रेट्स हों, उसमें से मजीद देखें 2 चीजें लेस की हुई हैं। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो टैक्स फॉर द ईयर बना, टैक्स वाले हो सकता है कि आप बहुत नेक लोग हैं, आप बहुत ज्यादा जगह पर डोनेट करते हैं, तो हम आपके टैक्स जो बनता होगा उसमें इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो वो जो टैक्स वाले हमें किसी ना किसी हरकत का इनाम देंगे और हमारे टैक्स को कम कर देंगे, वो टैक्स क्रेडिट है। ब्रॉड फॉरवर्ड और फॉर द ईयर, फॉर करंट ईयर जो इस साल हमें टैक्स क्रेडिट मिला, ब्रॉड फॉरवर्ड अनयूज जो पिछले साल फायदा नहीं उठा सके थे, तो वो दोनों के दोनों एडजस्ट होंगे। अब जो आंसर बनेगा ये करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है। अच्छा, करंट टैक्स और करंट ईयर ये होता है जो टैक्स रिटर्न भरते हुए फॉर द ईयर प्रॉफिट के ऊपर, फॉर द ईयर टैक्स प्रॉफिट के ऊपर, जो कि इस तरह की बजाय इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इस पे रेट लगा के बनता है। ये है जो 2022 की रिटर्न फाइल होगी तो जाएगा, लेकिन 2022 की रिटर्न तो फाइल होगी जाके दिसंबर 22 के अंदर, अकाउंटिंग ईयर तो जून में खत्म हो गया, तो रिटर्न तो फाइल होगी 22 के दिसंबर में, तो इसको एक्सपेंस कब बनाएंगे, 2022 के प्रॉफिट्स पे पड़ने वाला करंट टैक्स, रिटर्न तो जमा होगी दिसंबर में जाके, तो वो तो 2023 आ गया होगा, तो एक्सपेंस कब बनाएं उसको, तो उसके लिए 30 जून 22 में एंट्री करनी पड़ेगी। ये इसी पेज के टॉप पे देखें, पहली एंट्री जो फॉर द करंट ईयर करंट टैक्स बनता है ईयर एंड पे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। टैक्स पेबल का वर्ड भी ठीक है और प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्ड भी ठीक है। IAS 12 के सवालों में एंट्रीज का चांस कम है, लेकिन एंट्रीज भी आ सकती हैं।
तो अगर करंट टैक्स की एंट्री हुई तो ये पहली एंट्री, दूसरे पेज के टॉप पे। अच्छा जी, दूसरी एंट्री क्या है? आप लोगों ने पेपर दिया और टैक्स का, और अपनी तरफ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अब वो एग्जामिनर वहीं आपके पास ही बैठा हुआ है, वहीं आपको साथ साथ बता रहा है कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। नहीं, आपने पेपर जमा करा दिया, अब कैसे पता सही किया कि गलत किया? रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। तो जो उस वक्त स्टूडेंट सॉल्व कर रहा था, अगर सही तरह तैयारी करके आया था, तो वो उस सवाल में दिए गए डेटा को टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही बेस्ट एफर्ट करके सॉल्व कर रहा होगा। यानी जो उस बिजनेस की इनकम एक्सपेंसेस होंगे, उनकी स्टूडेंट बैठा सॉल्व इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही कर रहा होगा, और जो उसकी बेस्ट एफर्ट होगी, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके मुताबिक करेगा। मैं इसमें एरर की बात नहीं कर रहा, वो बहुत काबिल इंसान है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनमें एक डिफरेंस हो सकता है इंटरप्रिटेशन का। हो सकता है फलाना इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक ऐसे भी हो सकती हो, ऐसे भी हो सकती हो, तो आपने उसका एक तरीका सॉल्व कर दिया। एक और मिसाल, जब कल को रिटर्न जमा होने के बाद टैक्स वाले कहते हैं हमने ऑडिट करना है। अच्छा, मैं IAS 12 पढ़ा रहा हूं, ठीक है, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि सब फेयर फेयर होगा, और ऑडिट खुलेगा तो बिल्कुल सही सही ईमानदारी से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय लॉ होने चाहिए थे, जैसे क्रॉस टैक्स पेमेंट होनी चाहिए थी, फलानी इनवॉइस होनी चाहिए थी, सेल टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं थी। अब था वो एक्सपेंस, लेकिन कागज पूरे ना होने की वजह से टैक्स वाले हो सकता है उसे इत्तेफाक ना करें। नींद आ रही है? टैक्स वाले जब ऑडिट खोलेंगे कल को, तो कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट से हो सकता है वो इख्तलाफ कर दें। दो वजह हो सकती हैं, या तो हमारी और टैक्स डिपार्टमेंट की इंटरप्रिटेशन का फर्क है, या फिर हो सकता है उनको हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ना लगे। तो फिर जो हमारी पुरानी जमा कराई हुई रिटर्न है, जिसका अब आके ऑडिट खुला है, उसकी असेसमेंट के टाइम पे टैक्स वाले हमसे मजीद टैक्स मांग रहे होंगे। पुराना वापस भी कर सकते हैं, तो ये कहलाता है करंट टैक्स फॉर प्रायर पीरियड। ये एरर वाला नहीं है। अगर हमसे कोई टैक्स रिटर्न बनाते एरर हो गया था ना, तो वो कल को टैक्स रिटर्न रिवाइज हो जाएगी। ये बात हो रही है असेसमेंट के ऊपर। ऑडिट के बाद उन्होंने कोई इश्यूज निकाले, डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, बाकी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, बाकी जो आप लोग टैक्स के चीते हैं उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन ऑडिट के दौरान कुछ पॉइंट्स निकले, उसके बाद टैक्स वालों ने फाइनल असेसमेंट क्लोज कर दी, और अब कहा जो आपने रिटर्न के साथ पैसे जमा कराए थे 2 मिलियन रुपए और जमा कराने, उसका ऑर्डर आ गया। अब ये है करंट टैक्स, लेकिन फॉर पुराने किसी साल का। जैसे 2022 में 2019 का ऑडिट खुला, उसका असेसमेंट के बाद ऑर्डर आ गया आपने 2 मिलियन जमा कराना है। अब ये 2 मिलियन जमा कराने का ऑर्डर 2022 में आया है, लेकिन मामला कहां का है? 2019 का। तो इसको करंट टैक्स 2022 का ही कहेंगे, लेकिन करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। ये दूसरी एंट्री देख लें। अगर टैक्स वाले और टैक्स मांग रहे हैं तो मजीद एंट्री, पुराना वापस करना चाह रहे हैं तो रिवर्स एंट्री है। हाँ जी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट की थी। अब असेसमेंट में टैक्स वाले हमारे डॉक्यूमेंट से नहीं मुतमईन हुए तो नहीं हुए। इसको हम 2019 में बैक डेट में जाके एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, 2022 के एक्सपेंस बनाएंगे। एडमिसिबल, ये तो टैक्स वाले और टैक्स एक्सपेंस नहीं, एडमिसिबल एक्सपेंस। जो इस साल का टैक्स बनता है, ये काली काली फिगर्स कैलकुलेट की, टैक्स बनता था 40, तो अब वो 40 को भी इनकम टैक्स वाले एक एडमिसिबल एक्सपेंस मानेंगे? नहीं, वो कोई बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2022 में हमने अगर पुराना को इनकम टैक्स दिया होगा, तो वो 22 का प्रॉफिट निकालते हुए एडमिसिबल एक्सपेंस होगा? नहीं, हमने ये सारी फिगर्स ये शुरू कहां से की हैं? पीबीटी। तो अगर पिछले साल पे और टैक्स देना पड़ा भी होगा तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, तो वो तो इस वर्किंग में आ भी नहीं रहा। ओके, ठीक है, नहीं ये भी रहने दें।
पेज 2 पे तीसरा टेबल देखें। ये कोई बेसिक बेसिस टैक्स का नॉलेज है जो टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ अगर किसी ने, यानी सीफैप 1 का पेपर दे रहा है, सीफैप 5 है 6 है 5 है, तो अगर सीफैप 5 नहीं भी पढ़ा हुआ तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो स्टूडेंट को आनी चाहिए। अच्छा, बल्कि हाँ एक बात और, IAS 12 ने ये नहीं सिखाना, ये IAS 12 नहीं है। 157 कैसे कैलकुलेट होना ये IAS 12 ने नहीं सिखाना। IAS 12 बनाया गया है बेसिकली करंट टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है और डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बताना है। तो IAS 12 में करंट टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अगर IAS 12 ने बताना होता कि डोनेशन को ऐड करना है कि नहीं करना तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस लिए बना है। तो इसलिए करंट टैक्स की कैलकुलेशन IAS 12 नहीं है, लेकिन IAS 12 का एग्जाम क्वेश्चन करने के लिए करंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ा करेगा। तो करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं, आपने कैफे भी पढ़ी होंगी, वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने एक डब्बा बना के पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक करके समझा देता हूं, और जिस फिगर की कैलकुलेशन सवाल में थोड़ी सी भी टेक्निकल हुई वो वर्किंग करके दिखा देता हूं। पहला पॉइंट समझाता हूं। ये जो मैंने यहां पर इधर ये जो मिसाल सॉल्व की हुई है, रेंट इनकम को ऐड किया, लेस किया 45 और 51 को ऐड कर दिया। हो सकता है कि टैक्स वालों ने इस रेंट इनकम को रिसीट्स बेसिस पे इनकम मानना हो, जबकि हमने तो IFRS 16 में सीखा है कि अच्छा ये जो मैंने रेंट इनकम लिखा है इधर, तो ये लेसर है कि लेसी है? लेसर ऑपरेटिंग लीज के फाइनेंस लीज है, तो IAS 40 भी रेंट पे देंगे तो उसका रेंट IFRS 16 ही होगा, दोनों हो सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज है भाई, फाइनेंस लीज में कौन सी रेंट इनकम होती है? अभी तो खत्म करके आए हो यार, ऐसे तो ना करें। फाइनेंस लीज में कौन सी रेंट इनकम होती है भाई? फाइनेंस लीज इंटरेस्ट इनकम होती है, रेंट इनकम थोड़ी होती है। रेंट इनकम तो ऑपरेटिंग लीज में होती है? क्या कह रहे हो? समझ नहीं आई वो, क्या कह रहे हो आप? वैसे कभी कभी आते हैं, मजे लेने आते हैं लगता है, बस कल की आप वैसे इस क्लास में हैं या ये पॉज करना है यार जरा। तो ये रेंट इनकम ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? ऑपरेटिंग लीज है। तो लेसर ने तो अपनी बुक्स में इसको IFRS 16 के मुताबिक वो स्ट्रेट लाइन पे लगाया होगा, जबकि टैक्स वाले हो सकता है इसको रिसीट बेसिस पे मानते हो। यही वजह थी कि इन दोनों में फर्क आ गया। हमने इतनी इनकम मानी, टैक्स वालों ने इसको टैक्स करना है। लेकिन ये बात सवाल वाला कहेगा तो करना है, सवाल में कहा होगा ना जिस आइटम का कि टैक्स वालों ने इसको कैश बेसिस पे टैक्स करना है, उसमें फिर ये फर्क लाना है। वरना बाय डिफॉल्ट टैक्स वाले इनकम और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे ही मान रहे होते हैं। ये मैंने पॉइंट 1 में लिखा हुआ कि इनकम और एक्सपेंसेस को बाय डिफॉल्ट एक्रूअल बेसिस पे ही चलाया जा रहा होगा। अगर टैक्स वाले ने किसी आइटम की कैश बेसिस पे टैक्सेशन करनी होगी तो सवाल में बताएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 का मतलब है। अच्छा, सीफैप में तो चांस कम है कि इस बात पे उलझाया जाए, लेकिन बहरहाल उलझाया जा सकता है। तो अगर आपको ये बचपन वाला एक फॉर्मेट याद है तो ठीक है, नहीं तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनसे रिलेटेड ये पेज 2 पे ना, ये जो मैंने तीसरा डब्बा बनाया हुआ है, इससे रिलेटेड जिस जिस पॉइंट का आपको अगर जरूरत लगे वर्किंग नोट करने की तो कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं। मैं बहरहाल पॉइंट नंबर 1 की वर्किंग बता रहा हूं। सीफैप में इसमें उलझाने के चांस कम है, लेकिन उलझा सकते हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनको टैक्स वालों ने कैश बेसिस के ऊपर अलाउ करना होगा, जबकि अकाउंटेंट ने क्या रिकॉर्ड किया होगा जो एक्रूअल फॉर द ईयर बनता है। तो उन आइटम्स की बचपन में आप ये वर्किंग करते रहे। ओपनिंग प्रीपेड, और अगर ओपनिंग एक्रूड है तो इस साइड पेमेंट फॉर द ईयर है, तो पेमेंट फॉर द ईयर है डेबिट साइड पे, और रिसीट्स फॉर द ईयर है तो
रिसीट्स किधर है? ओपनिंग एक्रूड इधर है, क्लोजिंग एक्रूड यहां है। ओपनिंग प्रीपेड इधर है, क्लोजिंग प्रीपेड यहां है, और ये है पेमेंट फॉर द ईयर। जबकि जो फॉर द ईयर एक्सपेंस बनता है वो यहां से बैलेंसिंग करके निकलता होता है। और ये मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस की। ये वो चीजें हैं जो एक्रूअल बेसिस के ऊपर अगर उनकी कैलकुलेशन की जाए तो वो इस तरह की कैलकुलेशन होती है। तो ये उन आइटम्स के लिए सवाल में वर्किंग करनी पड़ सकती है जिनके बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि इनकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे, उनके लिए ये वर्किंग करनी पड़ सकती है। अच्छा, करंट टैक्स निकाल रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर ली है, क्या करें यहां से यहां तक चलने के लिए? हाँ, ये मैं उसी की बात कर रहा हूं जो टैक्सेशन फॉर टैक्स पर्पसेस कैश बेसिस के। तो जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है इसको एड बैक कर दें और जो पेमेंट है उसको लेस कर दें। तो ये वाली वर्किंग करते हुए एक्सपेंस फॉर द ईयर एड बैक कर देंगे और पेमेंट फॉर द ईयर लेस कर देंगे, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। इस तरह से ना मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, जिनकी लगेगी वर्किंग करनी वो इस तरह की वर्किंग बना दूंगा। लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लिख लीजिएगा। इसी तरह से इनकम्स का भी एक फॉर्मेट बचपन में रटा लगाया होगा, और ये मैं मिसाल ले रहा हूं रेंट इनकम। ओपनिंग रिसीवेबल है तो इस साइड पे, ओपनिंग एडवांस था तो इस साइड, क्लोजिंग एडवांस है तो इस साइड पे, क्लोजिंग रिसीवेबल है तो इस साइड पे, रिसीट्स इधर, और इनकम फॉर द ईयर इधर। अच्छा, ये ना मैं वर्किंग उन आइटम्स के लिए बता रहा हूं जो सवाल में कहीं हुई है कि उनकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे, उनकी बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट एक्रूअल बेसिस पे है, ये मैं उन आइटम्स के लिए बता रहा हूं कि जो सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या करें इस टॉपिक से रिलेटेड? पीबीटी में जो इनकम फॉर द ईयर है ये लेस कर देंगे और रिसीट्स फॉर द ईयर को ऐड कर देंगे, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। नहीं जरूरत नोट करने की? अच्छा चलें, ठीक। ये मैंने उन आइटम्स के लिए बात की है जिनका सवाल में क्लियरली कहा हुआ है कि टैक्सेशन कैश बेसिस पे, उनकी बात हुई है। चलिए, मैंने इन नोट्स में से पॉइंट 1 बताया है, अगर इसको लिखना है तो लिख लें, फिर आगे चलता हूं। पॉइंट नंबर 2,
किसी खास सेक्शन के तहत फाइन्स पेनल्टीज अलाउ करना है कि नहीं करना, स्पेसिफिकली कुछ कहा हो तो कहा हो, वरना जनरली अगर बिजनेस ने कोई पेनल्टीज दी हुई है फॉर द ईयर तो बिजनेस उनको एक्सपेंस बना चुका होगा तो वो अलाउ नहीं होनी। तो क्या करेंगे, करंट टैक्स निकालते हुए इनको ऐड बैक कर देंगे। बिजनेस ने तो उनको एक्सपेंस बनाया हुआ है तो वो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड बैक कर देंगे। है किन दोनों ने ठीक किया हुआ है? पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। राइट ऑफ हुआ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और फिर इसका बैलेंस बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हुए इसमें से क्या यूज हुआ है? अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हुए किसको अकाउंट फॉर किया गया है? एक्सपेंस को। जबकि टैक्स वाले कहते हैं कि हम सिर्फ उसकी रिडक्शन अलाउ करेंगे जो राइट ऑफ है, तो टैक्स वालों ने ये अलाउ करना है, हमने इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, पीबीटी से अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो बैड डेट एक्सपेंस ऐड बैक कर लेंगे और जो बैड डेट रिटर्न ऑफ है वो लेस कर लेंगे। तो हो सकता है बैड डेट एक्सपेंस और राइट ऑफ दोनों अवेलेबल हो सकता है आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। तो ये बैड डेट से रिलेटेड वर्किंग है। ये मैं अभी आपको ना सारी बचपन की पढ़ी हुई बातें बता रहा हूं। मजीद एक्स्ट्रा बातें जैसे IFRS 2 इसका अलग टॉपिक है, यहाँ पर कन्वर्टेबल अलग टॉपिक है। तो ये मैं आपको भी बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपने कैफ में पढ़ी होंगी। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, पॉइंट नंबर 4, IAS 37 प्रोविजन अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल हो कि आउटफ्लो होगा और रिलायबल एस्टीमेट लग सकता हो, तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज होती है। IAS 37 बचपन का टॉपिक, ये मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कह लेता हूं मैं, मिसाल ली है मैंने, वरना मैं कह रहा हूं IAS 37 साल के एंड पे एक प्रोविजन बनाई होगी, अगले साल वो बीडी बन जाएगी। इसी तरह पिछले साल के एंड पे जो बनाई थी इस साल का वो बीडी। जब असल में खर्चा हुआ होगा तो प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, जो असल में क्लेम आए होंगे ये वो है, और प्रोविजन को अपडेट करने के लिए जो एक्सपेंस बनाना पड़ा होगा वो ये है। अकाउंटेंट ने एक्सपेंस किसको माना हुआ है? ये। जबकि टैक्स वाले ना ये प्रोविजंस नहीं मान रहे होते। टैक्स वाले कहते हैं जब एक्चुअल रिपेयर करोगे तो बताना। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है। इसको ऐड कर दूं? नहीं, एक्सपेंस फॉर द ईयर को ऐड कर दूंगा, रिपेयर एक्सपेंस फॉर द ईयर को ऐड, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो लेस। क्या जी? कौन से दोनों? वो बैड डेट है ना। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे करें। हाँ ये वही है, वारंटी फॉर रिपेयर्स। हाँ ये वो है। दोबारा बोलिए। हाँ पे ऑफ हो जाएंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये वही है जो क्लेम आया है, डेबिट वही किया हुआ है। हाँ जब अभी प्रोबेबल है तो उसका बनाते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये वो है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जब वो असल में खर्चा हो गया होगा तो फिर प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट, ये वो बात है। तो टैक्स वालों ने इसकी डिडक्शन अलाउ करनी है जबकि हमने एक्सपेंस ये बनाया हुआ है, तो इसको एड बैक और इसको लेस। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया कि टैक्स डिडक्शन एक्सपेंसेस की प्रोविजन की नहीं अलाउ होती, जो एक्चुअली खर्चा हुआ होता है उसकी अलाउ होती है।
है जी। आता हूं आगे। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, ये सीफैप वाली बात ही है। बेसिक जरूर था, लेकिन तब इस तरह के वर्ड नहीं होते थे, तो मैंने वो नए वर्ड अपडेट कर दिए। अकाउंटिंग में IAS 19 के मुताबिक एक्सपेंस क्या बना होगा? एम्प्लॉय कॉस्ट। सन 2022 अगस्त के शुरू का वाकया है। IAS 19 एक टॉपिक पढ़ा करते थे, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट, ये चीजें थी जो एक्सपेंस बनती हैं। फिर इसके अलावा पीवी ऑफ डीबीओ में बैलेंसिंग फिगर, एक्चुरियल गेन या लॉस, प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू में बैलेंसिंग फिगर, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। फिर एक चीज एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट होती है, उसमें एडजस्टमेंट, रीमेजरमेंट की एडजस्टमेंट, ये 3 चीजें जाती हैं OCI में। और कंट्रीब्यूशंस पे होती हैं तो प्लान एसेट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। और जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहे होते हैं और उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो पीवी ऑफ डीबीओ डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट होता था ये टॉपिक। अकाउंटेंट ने एक्सपेंस किसको बनाया होगा? एम्प्लॉय कॉस्ट किसको बनाया होगा? करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, और अगर सेटलमेंट के ऊपर गेन लॉस है वो। जबकि टैक्स वाले कहेंगे कि एक्सपेंस आपका वो है जो आप पैसे दे रहे हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन पेड होगा टैक्स वाले उसको डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है? जो IAS 19 के मुताबिक एक्सपेंस माना हुआ है वो एड बैक कर देते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन पेड है वो लेस कर देते हैं। अच्छा, ये सवाल वाला बताएगा, हो सकता है कंट्रीब्यूशन पेड की डिडक्शन मिलनी हो सकता है बेनिफिट्स पेड की डिडक्शन मिलनी हो। ये सवाल की वर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो जो अकाउंटेंट एक्सपेंस बना चुका एज पर IAS 19 वो एड बैक कर देंगे, और जो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पेड भी हो सकता है सवाल में लिखा हुआ, बेनिफिट्स पेड भी हो सकता है, तो जो लिखा हुआ है वो लेस हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 5 बताया है। अच्छा, ये मैंने ना कुछ चीजें चलो एडलेस करके दिखाई हैं, जिनका मैंने टी अकाउंट बनाना था मैंने वो भी बना दिया। लेकिन इतनी चीज अब मैं जबानी ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टैक्स वाले फलानी अमाउंट नहीं फलानी अमाउंट मान रहे हैं, तो जो अकाउंटेंट ने माना हुआ है वो रिवर्स, और जो टैक्स पर्पस बनता है वो ठीक है। ये बात है, जैसे इसमें यहां लिखा नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग की डेप्शन चार्ज हुई है वो एड बैक, और जो टैक्स पर्पसेस के लिए बनती है वो लेस। पॉइंट नंबर 5 मैंने बता दिया आपको, ये देख लें। हाँ जी, पॉइंट 5। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, IAS 16, IAS 38, IAS 36, IFRS 9, IAS 40, ये वो चीजें हैं जिनमें कोई ना कोई गेन लॉस, चाहे वो फेयर वैल्यू गेन लॉस हो, चाहे वो इंपेयरमेंट लॉस हो, IFRS 5 भी, चाहे वो रीवैल्यूएशन का लॉस हो, कोई इस तरह के वैल्यूएशन के लॉसेस जो P&L में आए होते हैं, टैक्स वाले उनको अलाउ नहीं करते। टैक्स वाले कहेंगे जब रियलाइज होगा तो बताना। यानी टैक्स वालों ने ना रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन नहीं सॉरी, फेयर वैल्यू गेन IAS 40 उसको नहीं इनकम मान लेना। अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे उस पर प्रॉफिट एंड डिस्पोजल होगा, उस पर टैक्स लगाएंगे। इसी तरह IFRS 9 शेयर्स को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, वो फेयर वैल्यू गेन बना लिया। टैक्स वाले कहते हैं जब शेयर्स बेचोगे तो बताना। तो ये जो इस तरह की वैल्यूएशन के गेन्स लॉसेस हैं जो P&L में आए हुए हैं उनको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि टैक्स वाले उनके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। तो ये मैंने पॉइंट 6 में लिखा हुआ है जी। एक्सचेंज गेन लॉस भी डिपेंड करता है कि वो सेटलमेंट के ऊपर हो रहा है कि, तो उसको मैंने यहां नहीं लिखा हुआ, वो सवालों के साथ साथ देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 6, अच्छा, अगर फाइनेंशियल एसेट्स फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले हैं तो उनका क्या? वो तो पहले ही पैट से नीचे है ना, हमने तो सारी बात ही PBT से शुरू की हुई है, तो उसका तो सारी कैलकुलेशन में काम ही कोई नहीं है। ये तो बात ही उनकी हो रही है जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। तो पॉइंट नंबर 6 में जो भी इस तरह के वैल्यूएशन गेन लॉस P&L में डले हुए, करंट टैक्स निकालते हुए क्या करेंगे? उनको रिवर्स कर देंगे। यानी अगर गेन हुआ है तो लेस कर देंगे, लॉस चार्ज हुआ है तो ऐड बैक कर देंगे। पॉइंट नंबर 7, लेसी ने राइट ऑफ यूज की डेप्शन चार्ज की हुई है और लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि टैक्स वाले कहते हैं कि किराए की चीज है तो बस तो किराया तुम्हारा एक्सपेंस है। तो टैक्स वालों ने पूरी लीज पेमेंट को अलाउ करना है, जबकि लेसी ने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो क्या करें? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक और लीज पेमेंट लेस। पॉइंट नंबर 8, IAS 23, अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन,
इसके ऊपर अगर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है तो टैक्स वाले ना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते। टैक्स वाले कहते हैं बोरिंग कॉस्ट तुम्हारा एक्सपेंस है, बस एक्सपेंस है। तो फॉर द ईयर जो हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की होगी टैक्स वालों ने तो उसको डिडक्शन अलाउ करना है, तो क्या करें? लेस कर देंगे। लेस कहां से लेस कर देंगे? पीबीटी से, क्योंकि हमने तो उसको कैपिटलाइज किया हुआ है, जबकि टैक्स वाले कहते हैं ये अलाउड है, तो लेस कर देंगे। अच्छा, किसको लेस कर देंगे? हमने तो अगर डिबेंचर इश्यू किए थे तो हमने तो उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगाया होगा, जबकि टैक्स वालों ने किसको बोरिंग कॉस्ट मानना है? जो कूपन पे कर रहे हैं। टैक्स वाले तो उस कूपन को इंटरेस्ट कहेंगे, टैक्स वाले थोड़ी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो जो उसका फॉर द ईयर कूपन बनता है वो टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें, पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें सारा। हाँ जी, पॉइंट 8 ठीक है। पॉइंट नंबर 9, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा, इस 12 के आप पुराने सवाल जब करेंगे ना सॉल्व, तो उसमें आपको प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी मिलेगी अक्सर, क्योंकि पहले ना इफ्रिक 1 सीफैप में होता था। इफ्रिक 1 एक टॉपिक है जो सीफैप 1 के सिलेबस का हिस्सा होता था। कुछ साल पहले वो सिलेबस से निकल गया, 2 साल पहले वो केएफ में आ गया हुआ है, एफआर2 में आ गया हुआ है, तो इसलिए अब नहीं उसके सवाल होते। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन बनाया करते हैं, प्लान डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, और जब एक्चुअली डिसमेंटल हो जाएगा प्लांट तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट। टैक्स वाले इसकी तब डिडक्शन अलाउ करेंगे जब एक्चुअली डिसमेंटलिंग होगी। अच्छा, पहले दिन प्लान डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट किस अमाउंट से? प्रेजेंट वैल्यू से। और जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, तो टैक्स वाले इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ करेंगे, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक होता जाएगा हर साल। ये पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है। हाँ तो चला जाए, तो टैक्स वालों को मसला है, लॉस आ जाएगा तो टैक्स नहीं देंगे। वो तो वैसे ही हमने अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन एडलेस कर ली ना। हाँ, रही बात कि वो टैक्स डेप्शन कैलकुलेट कैसे होगी वो अगले पॉइंट में बताता हूँ, वो मैंने अगले पॉइंट में बात की हुई है। पॉइंट नंबर 9 मैंने कहा है, पढ़ लें। हैं जी, कहाँ एड बैक कर देंगे? क्यों? पक्की बात है। देखा नहीं ना आते क्लासों में। प्लांट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। प्लांट डेबिट किया था, ये और प्रोविजन है, ये रिपेयर्स वारंटी इनकी प्रोविजन है। डिसमेंटलिंग के लिए प्लांट डेबिट किया था, एक्सपेंस थोड़ी बनाया था, वो प्लांट डेबिट किया था, प्लांट डेबिट किया था पहले दिन। जी बिल्कुल, हाँ, तो प्रोविजन क्रेडिट किया ना, तो एक्सपेंस किधर है इसमें? जी जी, ये उसके लिए नहीं है, ये मैंने लिखा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स या वारंटी वगैरह। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक टोटली डिफरेंट चीज है। उसमें पहले दिन प्रोविजन की पीवी निकालते हैं, प्रोविजन सॉरी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पीवी निकालते हैं, प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। उसके बाद जब तक टाइम गुजरता रहता है तब तक हर साल एक एंट्री होती जाती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। वो जो डिस्काउंटिंग की हुई थी ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता जाता है, प्रोविजन क्रेडिट होती जाती है। इसको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कहते हैं। ये है जो एड बैक करना है। पॉइंट नंबर 9। अच्छा, पॉइंट नंबर 10, ये वैसे अब मुझे किसी ने बताया था कि ये फुल ईयर वाली बेसिस खत्म हो गई ये बात, कि नहीं है? कोई टैक्स में काम कर रहा बोल के? हाँ, आप आए हो ना कल टैक्स रिटर्न भर के?
कंपनी की नहीं, चले इंडिविजुअल भी तो वो बिजनेस इनकम होती होगी ना। नहीं, फाइनल इनकम तो नहीं होगी, लेकिन बिजनेस इनकम। हाँ जी, क्या? नहीं, वो कह रहे हैं टैक्स मैनेजर हैं आप। कौन से डिपार्टमेंट में? चले सीनियर तो होंगे ना, सुपरवाइजर सीनियर तो होंगे। क्या हो गया यार? सवाल ही पूछा यार, क्या हो गया? सवाल ही तो पूछा। अच्छा बहरहाल चले, सवाल वाला बता ही देगा, लेकिन सुना यह था कि अब टैक्स रूल में चेंज है और वो फुल ईयर बेसिस वाली बात खत्म हो गई है। कंफर्म कर देना। नहीं, अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है, कल पूछ लेना। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करनी पड़ी तो कर देना कैलकुलेट, लेकिन इसमें प्लांट से रिलेटेड एक प्लांट की परचेज और इंस्टॉलेशन करने के बाद जो कॉस्ट हुई वो हुई 100। फिर इसमें बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की 15 और डिसमेंटलिंग प्रोविजन भी प्लांट डेबिट की 10। टैक्स पर्पसेस के लिए इस बोरिंग कॉस्ट को वो एक्सपेंस अलाउ करेंगे कि प्लांट की कॉस्ट का एहसास समझेंगे। डिसमेंटलिंग को प्लांट की कॉस्ट का एहसास समझेंगे, जब असल में डिसमेंटलिंग हो जाएगी तो डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो वो 125 के ऊपर रेट लगेगा, जबकि टैक्स पर्पसेस के लिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो वो 100 रुपए के ऊपर रेट लगेगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ गई, अगर टैक्स कि डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ कि 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो जो एसेट की कॉस्ट है, टैक्स डेप्रिसिएशन रेट भी उस पर लगाना है जो एसेट की कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पसेस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रेट लगाना पड़ा तो 125 पे लगेगा, टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट लगाना पड़ा तो 125 नहीं 100 पे लगेगा। ये पॉइंट नंबर 10 में मैंने की हुई ये बात। अच्छा, करंट टैक्स चूंकि आपने बचपन में किया हुआ है तो इसका मैं सिर्फ करंट टैक्स का सवाल बोर्ड पे नहीं कर रहा, डेफर्ड टैक्स का फुल फ्लैश किया करूंगा और उसमें करंट टैक्स आ जाएगा तो वो भी करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कैफ की रिवीजन के लिए ये 2 सवाल हैं, आप अभी जबानी देख लें, बहुत हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 और 2 सिर्फ करंट टैक्स की कैलकुलेशन देख लें। बाकी करंट टैक्स की डिस्कशन करूंगा जब डेफर्ड टैक्स पढ़ाने के बाद एग्जाम क्वेश्चंस पे आऊंगा, फिर करंट टैक्स की डिस्कशन दोबारा आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं ये कैफ की रिवीजन बता रहा था सारी, तो इसलिए आप जबानी देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन जबानी देखने का मतलब है सोल्यूशन भी देख लें साथ, क्वेश्चन पढ़ें और सोल्यूशन में उसकी ट्रीटमेंट देख लें। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है किस आइटम की बात पूछ रहे हो, यानी इन सबका एक असूल नहीं है ना, वो तो किस चीज की बात पूछ रहे हैं वो है जी। ये सिर्फ उन एक्सपेंसेस इनकम की बात हो रही है जिसमें सवाल वाले ने कहा है कि इनकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे होनी है, ये सिर्फ उनकी बात हो रही है। उसमें इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, डिविडेंड इनकम भी हो सकती है, रेंट इनकम भी हो सकती है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में सिर्फ करंट टैक्स एक्सपेंस जो कैलकुलेट किया है वो देख लें बस। मकसद ये है कि कैफ का करंट टैक्स बस रिवाइज रिकॉल हो जाए ताकि फिर हम डेफर्ड टैक्स पे बात कर सकें।
फिर वही बात, इसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, डिपेंड करता है कि किस चीज की बात हो रही है। क्वेश्चन 1 में भी किसी आइटम की बात हो रही होगी ना, तो इसको जनरलाइज नहीं कर सकता मैं कि एक्सपेंस को ऐड करना है, पेमेंट को लेस करना है। किस चीज की बात हो रही है इस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पीबीटी से स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 1 में एक पेनल्टी आ रही थी, एड बैक कर दी। पॉइंट नंबर 2, ये चूंकि कैफ का सवाल है इसलिए वो ग्रेचुटी वाली बात लिखी हुई है। असल में ये आईएस 19 की बात करें तो पहले सेंटेंस का मतलब है कि एम्प्लॉय कॉस्ट 2.4 है। अब अगर हम इसको आईएस 19 के एंगल से देखेंगे ना, तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 2.4 है, जबकि जो बेनिफिट्स पेड है वो 1.6 है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट एड बैक और बेनिफिट्स पेड लेस। और पॉइंट नंबर 3, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन एड बैक, इंटरेस्ट एड बैक और पूरी लीज पेमेंट लेस। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग डेप्शन एड बैक, टैक्स डेप्शन लेस। पॉइंट नंबर 5, 2.3 इस साल में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की थी, जबकि टैक्स वाले उसको अलाउ कर रहे हैं, तो 2.3 लेस। और सेकंड लास्ट पॉइंट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये लेस हो जाएगा। तो इस सबसे आंसर निकलेगा टैक्स प्रॉफिट, और उस पर 35% लगाएंगे तो वो करंट टैक्स। जी ओके जी, पॉइंट जी जी बताएं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कौन सी बनाते हैं, किसमें ना कर यार, आईएस 19 डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, तो उसमें ग्रेचुटी डिफाइंड बेनिफिट प्लान की मिसाल है। एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकालते हैं, प्लान एसेट्स होते हैं, तो ग्रेचुटी उसकी मिसाल है। आईएस 37 की प्रोविजन नहीं है ये। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द ईयर है, यानी करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये वो है 2.4। क्योंकि कैफ का सवाल है ना, इसलिए वर्डिंग कैफ वाली है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन। अगर ये सीफैप के हिसाब से सवाल होता तो फिर ये वर्डिंग ना होती, ये बात की होती कि करंट सर्विस कॉस्ट फॉर द ईयर इतनी रिकॉग्नाइज हुई है। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट रिकॉग्नाइज है वो एड बैक, और जो बेनिफिट्स पेड है वो लेस। क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। फिर एक एसेट बेचा, उसके ऊपर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हुआ, ये एड बैक। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गेन हुआ, ये भी ऐड। और पॉइंट नंबर 2, ये यही वाली बात है, एम्प्लॉय कॉस्ट एड बैक और पेमेंट्स लेस। पॉइंट नंबर 3, हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बनाया होगा, जबकि टैक्स वाले कहते हैं कि इसको 3 साल पे फैला के अलाउ करेंगे, तो 0.45 एड बैक कर दिया, और जिस 1 साल का एक्सपेंस जो अलाउ होना है वो लेस कर दिया। पॉइंट नंबर 4, बैड डेट एक्सपेंस एड बैक, बैड डेट राइट ऑफ लेस। और पॉइंट नंबर 5, एक एग्जेम्प्ट इनकम थी, उसको लेस कर दिया। ठीक है, करंट टैक्स। चले, करंट टैक्स डन। ये तो मैंने बस लपेटा है, डेफर टैक्स समझाता हूं। चले ब्रेक करके आए, फिर डेफर टैक्स
डेफर्ड टैक्स जीरो से बताता हूं मैं, क्योंकि आपको कैफ में बेशक डेफर्ड टैक्स पढ़ाया गया है, लेकिन डेफर्ड टैक्स मैं जीरो से करा रहा हूं। करंट टैक्स बस लपेटा है, डेफर्ड टैक्स करा रहा हूं जीरो से। बस 15-20 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें। क्यों? नहीं जल्दी नहीं करता, डेफर्ड टैक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, लेक्चर 93 बस।